इन दिनों बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और सभी पार्टी के नेता अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं और अपने अपने पक्ष में वोट कराने के लिए लगातार जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार जो है वो अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और क्षेत्र का दौरा भी चल रहा है। इस वक्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो एक ऐसी शख्सियत के साहबजादे हैं जो सीतामढ़ी और शिवहर के अंदर अपना एक अलग पहचान रखा करते थे। मैं बात कर रहा हूं मरहूम अनवारुल हक साहब की। वो अनवारुल हक साहब जो आज भी सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों के दिल में बसते हैं, ख़ास तौर से जो सेकुलर लोग हैं वो आज भी उन्हें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से याद करते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं आजम हुसैन अनवर, जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। 2005 में रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। हालांकि उस वक्त एलजेपी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महज 1 से 1.5 महीने का वक्त मिला था और 1-1.5 महीने के अंदर में इन्होंने जो तैयारी की थी और लोगों ने हाथों हाथ लिया था। नौजवान थे, 25 साल की उम्र थी, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और अमेरिका से यहाँ आए हुए थे कि हम बिहार के अंदर बिहार को तरक्की की राह पर लेके चलेंगे। हालांकि उस वक्त उन्हें शिकस्त मिली थी। महज कुछ वोटों से जो जानकारी मिल रही है कि 2000 से 2500 के बीच में इनको शिकस्त हासिल करना पड़ा था और लगातार जो है उसके बाद से ही क्षेत्र के अंदर, ख़ासतौर से सीतामढ़ी और शिवहर के अंदर इनका दौरा चलता रहता है। लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखते रहते हैं। बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बेबाकी की वजह से कई बार ये विवादों में भी आए, लेकिन जो इनका राह था, जो रास्ता था, वो रुका नहीं और अब जो है वो जन स्वराज के हाथ को पकड़कर चल रहे हैं। जन स्वराज जो है उनके प्रदेश महासचिव हैं और लगातार जो जन स्वराज का जो मुहिम है उसका हिस्सा बने हुए हैं और जन स्वराज का जो काफ़िला होता है उस काफ़िले में अक्सर ये नज़र आते रहते हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि अब ये अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो अनवारुल हक साहब थे उन्होंने आखिरी जो विधानसभा का चुनाव लड़ा था वो बाजपट्टी से लड़ा था और शायद यही वजह है कि बाजपट्टी ही इन्होंने पसंद किया है। क्या लग रहा है आपको कि अपने वालिद साहब का जो सपना था और जो उनका सपना अधूरा रह गया है उसे पूरा करने के लिए ही बाजपट्टी को ही टारगेट बनाया आपने? मेरे पिताजी कोई बाजपट्टी के नेता नहीं थे। मेरे पिताजी पूरे उत्तर बिहार के गरीबों के मसीहा कहिए या उत्तर बिहार के एक माइनॉरिटी के आइकॉन हीरो माने जाते थे। उनको रॉबिन हुड भी कहा जाता है। वो अपने आप को जो भी उन्होंने एक धन समझिए जो भी अर्जित किया उन्होंने गरीबों में बांट देने का काम किया। और हमने बाजपट्टी विधानसभा इसलिए चुना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी विधानसभा की लड़ाई बाजपट्टी चुनी थी। उन्होंने बाजपट्टी से लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड थे और बाजपट्टी में सबसे ज़्यादा पूरे जो भी सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी जो भी इलाके के लोग हैं वो लोग खास करके काफ़ी हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग थे। और उन्होंने लास्ट बाजपट्टी चुनाव लड़ने का इसलिए काम किया कि सबसे ज़्यादा हमारे परिवार के, हमारे पिताजी के चाहने वाले लोग बाजपट्टी विधानसभा के लोग ही थे। तो जो हमने भी चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा। बगल में रुन्नी सैदपुर है, लेकिन हम खास करके बाजपट्टी विधानसभा चुनने का सिर्फ इसलिए ही काम किया है क्योंकि हमारे पिताजी की आखिरी सोच और आखिरी सोच जो बाजपट्टी विधानसभा के बारे में जो थी कि हम इस विधानसभा के बारे में कुछ सोचे हैं और यहाँ के लोगों के बारे में सोचे हैं जो हम उनके लिए एक अच्छा काम कर सके। एक आने वाले वक्त में हम इन लोगों के लिए कुछ अच्छा काम, जो मतलब बाजपट्टी में जो उन्होंने खामियां देखी, कमियां देखी, उन्हें मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से, चाहे स्वास्थ्य संबंधित काम हो, चाहे शिक्षा संबंधित हो, चाहे अल्पसंख्यक के संबंधित जो उनके कल्याण के संबंधित कार्य हो, तो इसलिए हमने अपने जीवन में पिताजी के छोड़े हुए अंतिम विधानसभा को चुना है और उनके सोचे गए हुए सपना को मैंने पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। और इंशाअल्लाह ताला और उस ईश्वर की कृपा रही तो मैं लोगों के आशीर्वाद से ये चुनाव जीता हूँ, तो मैं उनके सोचे हुए सपना को पूरा करूँगा। जी, तो कुल मिलाकर बाजपट्टी ही इनका टारगेट है और
बता रहे थे कि अपने वालिद साहब के सपनों को पूरा करना है। मैं दर्शकों को बता दूं कि महज 25 साल का नौजवान अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, जिसे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था। एलजेपी ने महज 1 से 1.5 महीना पहले टिकट दिया और रुन्नी सैदपुर से इन्होंने सबसे पहला चुनाव लड़ा था और तकरीबन 3000 वोटों से इन्हें शिकस्त हासिल करना पड़ा था और उस वक्त से ही लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी जन स्वराज पार्टी के ये प्रदेश महासचिव है और प्रशांत किशोर का एक हैंड बनकर लगातार जो उनका मुहिम है उससे जुड़े हुए हैं और लगातार जो उनका दौरा चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव है कल्याण बिघा के अंदर प्रशांत किशोर के अभियान को रोका गया। हालांकि प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं बता दूं अपने खुद के बारे में कि मैं 2005 में अमेरिका में था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मैं वहाँ दिल्ली सफदरजंग एयरपोर्ट से मैंने पायलट की पढ़ाई पूरी की। हमारा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से हुआ और हमने 10th बिहार के सबसे नंबर 1 स्कूल सेंट माइकल से हमने मैट्रिक पास किया। मैं 2005 में यहाँ आकर हमारे समाज के लोगों का सोच हुआ कि हाँ, अनवारुल हक साहब के बाद एक कोई ऐसा लड़का चाहिए जो आने वाले वक्त को उनको लोगों को ले चलने का काम करे। तो हमारे सभी लोगों ने, उनके चाहने वाले लोगों ने मुझे चुना। मुझे अमेरिका से बुलाकर मैंने अपने अमेरिका को छोड़कर अपनी कुर्बानी देकर अपने पिताजी के लोगों के खातिर यहाँ आकर उन सैदपुर चुनाव लड़ने का काम किया। महज टिकट की नॉमिनेशन के आखिरी चंद दिनों में मुझे टिकट मिला। हम आगे बहुत बड़े माफिया डॉन जो लोग थे, शायद आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हम चुनाव लड़ने का काम किया। महज 1 महीना का वक्त था और मात्र 1,500-2,000 वोट से चुनाव हम हारे। और जहाँ तक आप बात करते हैं कल्याण बिघा की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी हमारे प्रशांत किशोर जी को प्रशासन के द्वारा रोकने का काम किया। इसे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जी को डर लगने लगा कि आने वाले वक्त में जन स्वराज अपने आप को स्थापित न कर ले पूरे बिहार में। वो हमारे जन स्वराज को ही क्या, वो किसी भी दल को उसके अपने अभियान को करने देना नहीं चाह रहे हैं और आने वाले वक्त में उनकी अपनी ज़मीन खसकती हुई नज़र आ रही है कि उनको ऐसा डर लगने लगा है कि शायद प्रशांत किशोर जी उनके गांव आ जाते हैं तो किसी आदमी की सलाहियत और उसका औकात उसके गांव, उसके ज़मीन से ही शुरू होता है। जो इंसान अपने गांव में, अपने समाज में से खुलेगा ना तो पूरा इसको पूरा बिहार जान जाता है। और उसके बाद कई प्रेस रिपोर्टर, कई लोग गए, मीडिया कर्मी गए, हमारे भाई लोग, उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि उनके खुद निजी गांव में इतनी डेवलपमेंट की इतनी समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, सड़क नाली की समस्याएं हैं। तो जो नीतीश कुमार इतने दिन से मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अपने गांव के नदी, सड़क, नाला को सुधार पाने में सक्षम है, वो बिहार की समस्या को क्या निदान करेंगे। इसलिए हमारे नेता को रोका गया कि ये कल्याण बिघा ना आए। उनको प्रशासन द्वारा उनको हरास करने का काम किया गया। उनको नहीं लग रहा है कि हम अब अगली सरकार में हम आने वाले हैं और प्रशांत को एक बड़ी ताकत से 2025 के चुनाव रिजल्ट में आने वाले हैं। आखिर प्रशांत किशोर को ही क्यों आपने पसंद किया? आप तो चाहते थे किसी भी दल से आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर में हमने एक सबसे बड़ी नई चीज़ को देखा जो 1947 के बाद आज़ादी के बाद आज तक किसी दल ने ऐसा न सोचा न ऐसा किया। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इस इंसान से, जिस इंसान में ये सोच पैदा हुई कि जिस कास्ट की जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी टिकट में हिस्सेदारी होगी। हम अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर 22-18% हैं, हम अगर 42-45 टिकट के हकदार हैं, तो हमारे पूरे बिहार में 243 सीट में हमारी संख्या लगभग 18-19% बनती है। और 42-43 टिकट के अगर अल्पसंख्यक समाज के लोग हिस्सेदार हैं, और ये दल ऐसा दल, नया दल है, हिंदुस्तान का पहला दल है जो किसी पार्टी में हर जनसंख्या के मुताबिक उसकी उतनी टिकट में हिस्सेदारी देने का काम कर रही है। और ये मुस्लिम ही नहीं, अन्य सभी जातियों में, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, भूमियार समाज के हों, राजपूत समाज के हो, इवन यादव समाज के लोग हों, ये पहली बार किसी इंसान ने सोचा है कि हम सभी कास्ट को अनुपात के हिसाब से उसको टिकट देंगे।
और इस इंसान ने एक नई बात और कह दी है। सब पार्टी आती है, बोलते हैं सड़क बना देंगे, बिजली ठीक कर देंगे, सिलेंडर मतलब गैस ये कर देंगे, तो लेकिन किसी दल ने शिक्षा के लिए बात नहीं किया है। हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे। किसी भी इंसान का सपना होता है, अपना पेट काटता है, अपना कपड़ा गंदा पहनता है, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के बारे में सोचता है। तो प्रशांत किशोर हिंदुस्तान ने दुनिया के बहुत बड़े रणनीतिकार है, स्ट्रेटजी मानने वाले रणनीतिकार हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बच्चों को वैसी ही शिक्षा का उसी बजट में, जो शिक्षा का बजट इंडिया सरकार से, केंद्र सरकार से, बिहार सरकार को मिलता है, हम उससे कम बजट में प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी शिक्षा का बंदोबस्त हम बिहार को देंगे। जितना बजट स्वास्थ्य के संबंधित केंद्र सरकार से बिहार को आता है, उससे कम बजट में हम बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटलों से ज़्यादा अच्छा हम सरकारी हॉस्पिटलों में करा देंगे। लेकिन जो वर्तमान सरकार चल रही है, इससे पहले जो सरकार व्यवस्था चली, पूरा लूट घोटाला का धमाल मचा होता है। वहाँ मंत्री लेते हैं कमीशन, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी से कलेक्टर से सिविल सर्जन से जो उप स्वास्थ्य केंद्र से उसके हॉस्पिटल, जनरेटर का ठेकेदारी, खाने का ठेकेदारी, ये सब विभिन्न तरीके से हमारे रुपया का अगर 1 करोड़ अनुपात के हिसाब से अगर 1 करोड़ रुपया हमारे गरीब लोग के लिए स्वास्थ्य का रुपया अगर 1 करोड़ रुपया आता है, तो उसमें है ना 80 करोड़ रुपया रास्ता में ख़त्म हो जाता है। 20 करोड़ रुपया उतर पाता है हमारे आम लोगों के लिए। क्या व्यवस्था है सरकार की, हिसाब ले ले। और आपको हम बता दें कि नई चीज़ बता दें जो 99% लोग नहीं जानते हैं। हर सरकार में बजट में केंद्र सरकार जो बजट पास करती है, तो हर स्टेट को फंडिंग किया जाता है। वो हमारे जितना बजट बिहार सरकार को मिलता है, उस बजट का लगभग 25 से 30% भी ये लोग अपने स्टेट में खर्च नहीं कर पाते हैं। और ये इसके समय अवधि समाप्त होने के बाद वो रुपया वापस जाकर दूसरे सरकार को मिल जाती है। ये जो सरकार है, इनके पास ये भी स्ट्रक्चर नहीं है कि लोग अपने स्टेट में इन रुपयों को कैसे खर्च करें। इन लोगों के पास ये भी स्ट्रक्चर नहीं है, इन लोगों के पास ये भी सिस्टम नहीं है। आप बताइए कैसे बिहार का विकास होगा। वर्तमान सरकार ऐसे पिछले गुजरे हुए जितनी सरकारें हैं, इन लोगों के सभी सरकारों के टाइम में हमेशा रुपया वापस गया है। आप इसको मालूम कर सकते हैं, आरटीआई में जाके मालूम कीजिए केंद्र सरकार से कितना रुपया आया, केंद्र सरकार ने कितना रुपया बैक करवा के दूसरे स्टेट में भेज दिया। ये तो दुर्दशा हमारे बिहार का है। क्या कीजिएगा। अब नाम लेते हैं तो जात के नाम पे फलना हमारा कास्ट है तो फलना ये कास्ट है, इसी को वोट देंगे तो इसको ये हो जाएगा, उसको वोट देंगे तो इसको ये हो जाएगा। अरे आप सही आदमी का चयन कीजिए, सही एक बार देखिए उस आदमी को। हमेशा ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, 1 नहीं तो 2, 1 नहीं तो 2, कभी तो 3 का मौका देखिए। 1 से परेशान हुए 2 में गए, 2 से परेशान हुए 1 में गए, 1 से परेशान 2 में गए, 2 से 1 में गए। अरे एक बार बीच में निकले, हम बाहर देखिए, इंडिया से बाहर निकल के देखिए, पूरा यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए। हम तो सब देश, लगभग हम 72 देश का दौरा घूमे, 72 देश। हम तीसरा पासपोर्ट हमारा चल रहा है। अभी भी हम 6 महीना पहले गए थे अमेरिका में, 3 महीना रखे हैं। बीच में जर्मनी गए थे, सऊदी गए थे, उमरा भी करके आए अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये है कि बाहर देश में जाकर देखिए, कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है, भारत में मिलेगा, कभी तो भारत में मिलेगा जी। मैं आपको बता दूं कि स्कूल में पढ़ाई हो ना हो, खिचड़ी ज़रूर मिलेगा, और कॉलेज में पढ़ाई हो ना हो, डिग्री ज़रूर मिलेगा। बता रहे थे कि हमारे जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त कर देंगे ताकि जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जा कर के ना पढ़े, सरकारी स्कूल में ही प्राइवेट स्कूल की सुविधा मिल जाएगी। और कहा जाता है कि जो शिक्षित होता है वो रोज़गार खुद तलाश लेता है। पलायन को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कही है कि पलायन का मुद्दा सभी सरकार आती है और सभी सरकार इस बात का जिक्र करती है कि बिहार के अंदर हम रोज़गार देंगे, पलायन का मुद्दा की बात करती है, लेकिन अभी तक बिहार के अंदर पलायन रुका नहीं है। और आज भी गाड़ियों में भर भर के
जिस तरह से बेर भेड़ बकरी को ठूस कर करके गाड़ियों में लेके जाया जाता है, उसी तरह से बिहार के अंदर से जो मज़दूर है वो दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं और उन्हें यहाँ रोज़गार नहीं मिला। इस बीच इन लोगों को बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ तक के जो बिहारियों के साथ भेदभाव अलग राज्यों में किया जाता है उसका भी डंक झेलना पड़ता है। और एक बात और इन्होंने कही है कि बिहार सरकार को जो केंद्र सरकार से बजट मिलता है वो बजट पूरी तरह से खर्च भी नहीं कर पाती है और यहाँ तक के वो पैसा केंद्र सरकार जो है वो दूसरे राज्यों को ट्रांसफ़र कर देती है। सर, एक और बड़ा इल्ज़ाम लगता हुआ आ रहा है कि जन स्वराज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कैसे निपटेंगे लोगों से? ऊपर जो इल्ज़ाम लगाता है भाजपा की बी टीम है, तो हम उन लोग से ये बोलते हैं कि प्रशांत किशोर जी को इतना खर्चा करने के लिए कोई बी टीम बना के रखे हुआ है, तो जो एक स्टेट में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और एक स्टेट में माननीय लालू प्रसाद जी एक स्टेट में सरकार चला रहे हैं या चला रहे थे, जब एक स्टेट में सरकार बना के चला रहे हैं, सरकार बनाए हुए थे, वो अपने पूरे बिहार की राजनीति कर रहे हैं। जो इंसान 10-10 स्टेट में सरकार बनवा के बैठा हुआ है, केंद्र सरकार में सरकार बनवा के बैठे हुए हैं, उनको 3 तंबूल खटाल के लिए पैसे की कमी में किया। वो तो पहला इंसान है, वो तो एक ऐसा इंसान है जो अपने इस सरजमी के बारे में सोचा है और पूरे बिहार हिंदुस्तान में इतना रुपया कमा के बैठा हुआ है कि वो सासाराम बिहार के एक ज़मीन के धरती का पैदा हुआ है। वो अपने बनाए हुए रुपया से और इस ज़मीन को सींचने का काम करने जा रहा है। इस पे हम उस इंसान को बधाई देते हैं। वो अपने वो जो काम करके दूसरों के लिए काम करके जो पैसा कमाया है वो रुपया बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लोग के रोज़गार के लिए, बिहार के स्वास्थ्य शिक्षाओं के लिए वो अपना पूंजी दाव पे लगा रहा है। अब आप बताइए, वो भाजपा का बी टीम है, ये वो एक अपने आप को वो एक ऐसा इंसान है जो ऐसा मसीहा है बिहार से के समाज के लिए, बिहार के मतलब लोगों के लिए कि वो अपने आप को अपना पूरा संपत्ति पूरी कमाई हुई रुपया ज़मीन अपने आप को कुर्बान कर रहा है बिहार में। शायद नीतीश कुमार के विकास की कला न खुल जाए और यही वजह है कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव है कल्याण बिघा, वहां जाने से रोका गया। और रोका ही नहीं गया, वहां की जो प्रशासन थी वो प्रशासन जो है वो परेशान भी की। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उस ऑडियो में साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि वहां के जो जिला अध्यक्ष है जन स्वराज के, उन्हें वहां के प्रशासन के द्वारा धमकी दी गई कि ये नेता तो पटना चले जाएंगे लेकिन आपको इसी ज़िला में रहना है, तो आपकी खैरियत इसी में रहेगी कि आप गांव के अंदर प्रवेश न करें। तो क्या ये तानाशाही थी? अनवारुल हक साहब, उनका एक सपना था कि हमारे ज़िला में कैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जो कम्युनिकेशन है उसे सुधारा जाए। हालांकि ये कसक उनके मन में रह गया और वो पूरा काम तो नहीं कर पाए, लेकिन जो उनके साहबजादे हैं आदम हुसैन अनवर, वो लगातार जो है वो सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों से जुड़े हुए रहे और लगातार जो है वो अलग अलग समस्याओं को लेकर ये अपनी बात रखते रहते हैं। अब जो इनका मेन फोकस है कि मेरे वालिद साहब, उन्होंने बाजपट्टी विधानसभा से आखिरी चुनाव लड़ा था और उनका एक सपना था कि बाजपट्टी विधानसभा के अंदर जो कमियां हैं, खामियां हैं या जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो वहाँ की सड़कें हैं वो जर्जर जो है उन्हें मैं बेहतर करूं, लेकिन शायद उनके मन में ये मंतक ही रह गया और वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। अब उनके साहबजादे उनकी विरासत को संभालने के लिए ये बाजपट्टी को ही अपनाया है और बाजपट्टी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लगातार बाजपट्टी के जो 4200 पंचायत है उसका दौरा हो रहा है, लगातार जो है वो लोगों से जनसंपर्क हो रहा है और इनका ये कहना है कि मुझे आश्वासन भी मिल रहा है कि बाजपट्टी आप आइए और अनवारुल हक साहब का जो सपना था उस सपना को पूरा कीजिए और हम जो बाजपट्टी की जनता है आपके साथ हैं। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।